बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, जिस तरह से आपको पता है कि हमारा डीएम सेशन जो है कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और आज का जो हमारा यूनिट है वो है ग्लास आइनोमर सीमेंट, ठीक है, जो कि एक एसिड बेस रिएक्शन सीमेंट है, जो कि ऑलरेडी मैंने डेंटल सीमेंट में A to Z, ठीक है, वो डेंटल सीमेंट वाला यूनिट आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, वो लाजमी देखेगा, उसके बाद ही ये वाला लेक्चर देखेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सीमेंट की मैंने A to Z डिटेल दी हुई है सारे सीमेंट की, ठीक है, और उसमें रिएक्शन की बेस पे भी क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये जो ग्लास आइनोमर सीमेंट आज जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा है, ये उसमें मैंने बताया था कि एसिड बेस रिएक्शन सीमेंट में आता है ये ग्लास आइनोमर सीमेंट। सो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये ग्लास आइनोमर सीमेंट, अब आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो नेम है ना, ग्लास आइनोमर, ये इसकी कॉम्पोजिशन को क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है, ठीक है। मतलब इसमें जो पाउडर होता है ना, वो आयन लीचेबल ग्लास होता है, ठीक है। आयन लीचेबल ग्लास पाउडर में पार्टिकल्स होते हैं जो कि कैल्शियम फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं किससे, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना पॉलीएक्रेलिक एसिड में, ठीक है, उसमें जो उसके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, ग्लास आइनोमर सीमेंट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि बेटे, सबसे पहले ना हमारी टीचर कहा करती थी कि भाई सवाल में ही जवाब छुपा होता है, लाइक इसके नेम में ही इसकी कंपोजिशन छुपी हुई है, ठीक है, ग्लास आइनोमर सीमेंट। तो इससे आपको पता चल रहा है कि भाई ग्लास आइनोमर जो है ना, ये कोई जेनेरिक नेम है, ठीक है, जो कि राइव है फॉर मटीरियल कंपोजिशन आपको बता रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि भाई जो पाउडर होता है ना, वो उसमें आयन लीचेबल ग्लास के पार्टिकल होते हैं, इस वजह से इसमें ग्लास आ रहा है, ठीक है। तो आयन लीचेबल ग्लास में आप बोलेंगे मैम आयन लीचेबल ग्लास में क्या, कैल्शियम फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट, ये, ठीक है, ये होते हैं जो पाउडर होते हैं ना, पाउडर पार्टिकल जिसे हम आयन लीचेबल ग्लास कहते हैं, तो वो बेसिकली कैल्शियम फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब ये तो आपको पता चल गया, ठीक है, ग्लास का मतलब ये है क्योंकि इसी कॉम्पोजिशन में ये पार्ट अदा कर रहा है। अब ये आइनोमर क्या है मैम, तो बेटे आइनोमर जो होता है ना, जो इसका लिक्विड पार्ट होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है ना, वो एक एसिड होता है जो कि पॉलीएक्रेलिक एसिड होता है, ठीक है। अब उस पॉलीएक्रेलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, जो जो कि मतलब ये जो पॉलीएक्रेलिक एसिड है, ये क्या है, एक आइनोमेरिक एसिड है, ठीक है, आइनोमेरिक, इसी वजह से ये आइनोमर नाम आ रहा है, ठीक है। आइनोमर नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो आयन लीचेबल ग्लास है, ये रिएक्ट करता है आइनोमेरिक एसिड के साथ, और आइनोमेरिक एसिड कौन सा, पॉलीएक्रेलिक एसिड, और उसमें किस पार्ट के साथ एक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये रिएक्शन होता है लीचेबल ग्लास और जो आइनोमेरिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, जब इनके बिटवीन रिएक्शन होता है, तो किस सीमेंट की फॉर्मेशन होती है, ग्लास आइनोमर सीमेंट। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। और वो बच्चे जो कि इससे पहले रटने में मसरूफ़ थे, तो वो अब इसके नाम से ही पहचान लेंगे कि भाई ग्लास मीन के आयन लीचेबल ग्लास होगा पाउडर में, और लिक्विड पार्ट आइनोमेरिक एसिड होगा, मीन पॉलीएक्रेलिक एसिड होगा, ठीक है। अब जो आयन लीचेबल ग्लास है, वो आइनोमेरिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करेगा और इस सीमेंट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्लास आइनोर सीमेंट है ना, इसको हम सम टाइम कहते हैं कि पॉली एल्केनॉइड सीमेंट, ठीक है, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जनरल एप्लीकेशन, अब मैंने आपको इसकी कॉम्पोजिशन बता दी बहुत अच्छे तरीके से, उसके नेम के साथ ही मैंने कॉम्पोजिशन इस तरह से बताई ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अच्छा, अब जनरल एप्लीकेशन के भाई ये मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है जनरल ना, तो ये फाइनल सीमेंटेशन में यूज़ होता है, ठीक है, कैविटी बेस और लाइनर में यूज़ होता है। अब बेस क्या है, लाइनर क्या है, ऑलरेडी A to Z सब कुछ मैंने बच्चों की तरह आपको पढ़ाया हुआ है, तो जाके वो लेक्चर ले लें, ठीक है। और एस्थेटिक फिलिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है, क्योंकि खुद सोचें इसमें क्या है, इसका नाम क्या है, ग्लास आइनोमर सीमेंट। ग्लास मीन ये जो है एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ देता है, ठीक है, एस्थेटिकली प्रॉपर्टीज़ देता है, तो इस वजह से ये एस्थेटिक फिलिंग मटेरियल के तौर पर एंटीरियर टीथ में यूज़ हो सकता है, ठीक है। लाइक अगर कोई इन एरोड सर्वाइकल रीजन, लाइक आपको ये दिख रहा है कि एरोड सर्वाइकल रीजन में भी यूज़ हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है सामने की टीथ है ना, तो हम ग्लास आइनोमर सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो
ट्रांसपेरेंट होगा और अच्छा मतलब एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ दे रहा है तो हम उसको एज आ एस्थेटिक फिलिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन आ गई। बॉन्डिंग एजेंट में यूज़ होता है, ठीक है। बॉन्डिंग एजेंट क्या है, सब कुछ बेस जो है ना वो ऑलरेडी मैंने क्लियर करवाई हुई है, तो अब हर कुछ मैं आपको यहाँ बता नहीं सकती। इसी वजह से कह रही हूँ कि जो सीक्वेंस फॉलो की गई है, आप डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी चैनल को विजिट करें, उसमें प्लेलिस्ट में जाएं और जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को फॉलो करें, ठीक है। फिजर सिलेंट के तौर पे यूज़ होता है, एंडोडोंटिक सीलर के तौर पे यूज़ होता है, फिलिंग ऑफ डेसिडियस टीथ की फिलिंग के लिए यूज़ होता है। अब बच्चे पूछते हैं बहुत से, हमारे फ्रेंड्स में भी डिस्कशन होती थी कि भाई हम किस तरह से पहचानेंगे कि भाई वो डेसिडियस टीथ है। तो बेटे उसके जो कस्प होते हैं ना, आप देख रहे हैं कि ये जो टीथ है, ये आई थिंक मोलर है, सेकंड मोलर है आई थिंक, ठीक है। तो अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो कस्प है ना वो ऐसे बल्ज टाइप है, नज़र आ रहे हैं ना, ऐसे बल्ज टाइप है। तो जो बल्जिंग कस्प होते हैं ना बेटे वो डेसिडियस में होते हैं, वो डेसिडियस टीथ में होते हैं बल्जिंग कस्प। तो इस वजह से अब आपको इस पिक्चर में अंदाज़ा हो रहा होगा कि हाँ बल्जिंग कस्प है तो इसका मतलब ये डेसिडियस टीथ है। तो अगर कहीं पिक्चर आपको डिफ्रेंशिएट करने के आए तो आप कस्प भी देख लीजिएगा, पोस्टीरियर टीथ में ये निशानी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी और भी डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है लेकिन अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम थी तो मैंने आपको बता दी, वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे उसके कस बल्ब्स टाइप के ना। तो ये डेसिडियस में होते हैं, इस वजह से ये एरो करके लगाया हुआ है कि बेटे फिलिंग ऑफ डेसिडियस टीथ में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। बच्चों की जो कैरीज हो जाती है तो उसमें भी हम GIC यूज़ कर सकते हैं। अमलगम की बॉन्डिंग के लिए हम GIC यूज़ कर सकते हैं। तो बेटे ये एप्लीकेशन सारे याद होने चाहिए आपको, ठीक है। उसमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे जो कि समझ के शायद ये रट्टा लगाना होगा तो इसका मतलब कि या तो वो बहुत दिमाग से फारिग है, क्योंकि मैं बार बार जब कह रही हूँ कि सीक्वेंस फॉलो कर लें, पहले आपने डेंटल सीमेंट को देख लेना है, ठीक है। जब वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेंगे उसके बाद जब आप GIC पे आएंगे तो ये सारी टर्म्स ऑलरेडी आपको पता होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बेसिक कवर करवाई हुई है। अच्छा, उसके बाद ये सीमेंटेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट है, तो बेटे ये आप खुद देख लीजिएगा, इसमें कोई इतना वो नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ GIC सीमेंट देख रहे हैं तो बेटे सबसे पहले अगर हम क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दी यूज़, ठीक है, यूज़ की बेस पे करें तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। टाइप 1 ल्यूटिंग मटेरियल होता है जिसका जो पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है, वो लेस देन 15 माइक्रोमीटर होता है। और जो टाइप 2 है वो एस्थेटिक फिलिंग मटेरियल है जिसका पार्टिकल साइज 20 से 50 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। और टाइप 3 जो है कैविटी बेस और लाइनर के लिए जो यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो टाइप 3 है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1 क्या है, ल्यूटिंग मटेरियल पार्टिकल साइज क्या है, और टाइप 2 क्या है, एस्थेटिक फिलिंग मटेरियल, उसका पार्टिकल साइज क्या है, और टाइप 3 क्या है, कैविटी बेस एंड लाइनर के लिए जो यूज़ होता है वो टाइप 3 होता है। तो बेटे ये पता है BCQ से भी पूछे जाते हैं, आपको वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी क्योरिंग मैकेनिज़्म कि भाई क्योरिंग मैकेनिज़्म क्या है, केमिकल क्योर भी है इसमें, ड्यूल क्योर भी है और ट्रिपल क्योर भी है। केमिकल क्योर मतलब सीमेंट जो है ना वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होगा और वो सेट हो जाएगा, सीमेंट सेट विया एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो वो केमिकल क्योर होगा ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, ड्यूल क्योर ये होगा कि सीमेंट जो है ना वो पॉलीमराइजेशन के ज़रिए भी सेट हो सकता है और एसिड बेस रिएक्शन के ज़रिए भी सेट हो सकता है, मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी सेट हो सकता है और पॉलीमराइजेशन के थ्रू भी सेट हो सकता है। तो अगर इन दोनों तरीके से वो सेट हो सकता है तो वो कौन सा सीमेंट कहलाएगा, ड्यूल क्योर, ठीक है। और ट्रिपल क्योर में ये होगा कि जो सीमेंट है वो सेट हो पाएगा केमिकली एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन जिसमें हम एक्टिवेटर वगैरह डालते हैं, ठीक है, और लाइट एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन जिसमें लाइट एज अ एक्टिवेटर का काम कर रही होती है, ठीक है, एंड एसिड बेस रिएक्शन मतलब इसमें केमिकली एक्टिव, मतलब इसमें दोनों पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स आ जाती है, केमिकली एक्टिवेटेड और लाइट एक्टिवेटेड, केमिकली एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन और लाइट एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन एंड एसिड बेस रिएक्शन, मतलब तीनों के ज़रिए पॉलीमराइजेशन जो लाइट एक्टिवेटेड के ज़रिए हो रही है उसके ज़रिए भी सेट होगा, और जो केमिकली एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन उसके ज़रिए भी सेट हो सकता है, और एसिड बेस रिएक्शन के ज़रिए भी सेट हो सकता है। तो ये आ जाता है ट्रिपल क्योर में, ठीक है। तो ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और इतना कोई मुश्किल है नहीं कि आप लोगों से ये याद नहीं रखा जा सके, और जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ तो आई होप कि आपको साथ साथ ही याद हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी मॉडिफिकेशन, अगर मॉडिफिकेशन की बेस पे देखें तो बेटे एक कन्वेंशनल GIC होता है, एक मेटल मॉडिफाइड होता है, कुछ रेजिन मॉडिफाइड होता है। आपके ना GIC जो आप अपनी बुक में देखेंगे ना तो उसमें
आप मेटल मॉडिफाइड जीआईसी भी देखेंगे, रेजन मॉडिफाइड जीआईसी भी देखेंगे। तो बहुत से बच्चों ये जो है ना कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। तो हम बोलते हैं कि बेटे जीआईसी की जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं ना तो ये उसकी बेस पे। तो सेम यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाली हुई है कि एप्लीकेशन टू दी मॉडिफिकेशन, मतलब जो कन्वेंशनल जीआईसी है, ठीक है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, उसमें सेट होता है एसिड बेस रिएक्शन के जरिए। सिंपल जो मैंने आपको कंपोजिशन बताई कि आयनिचेबल ग्लास कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्ट करेगा और जीआईसी जो है सेट हो जाएगा, ठीक है, केमिकल वो। तो कन्वेंशनल जीआईसी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, सेम सिंपल जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, जो एसिड बेस रिएक्शन के जरिए सेट हो रहा था। लेकिन मेटल मॉडिफाइड में क्या हो जाता है कि इसमें कैटेक सिल्वर आ जाता है, सरमेट आ जाते हैं। तो ये बीसीक्यूज में भी आता है कि सरमेट और कैटेक सिल्वर कौन सी मॉडिफिकेशन है। तो अगर आपने पढ़ा है इस चैनल से तो आपको पता चल जाएगा कि मेटल मॉडिफाइड है, ठीक है, क्योंकि वो भी सेट होता है एसिड बेस रिएक्शन से, लेकिन इसमें मेटल की कंपोजिशन हम ऐड कर देते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि नेम याद रखने के कैटेक सिल्वर और सरमेट जो है वो मेटल मॉडिफाइड जीआईसी है। मीन जो यही कन्वेंशनल जीआईसी में जब हम मेटल ऐड करेंगे, ठीक है, तो सरमेट और कैटेक सिल्वर हमें हासिल होंगे जो कि मेटल मॉडिफाइड जीआईसी है। रेजन मॉडिफाइड जीआईसी में क्या होगा, इधर ड्यूल क्योर भी आ सकता है और ट्रिपल क्योर। मतलब जो ऊपर मैंने आपको क्योरिंग की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन पढ़ाई है, ड्यूल क्योर जिसमें पॉलीमराइजेशन और एसिड बेस दोनों से हो सकता था, ठीक है, और ट्रिपल क्योर में केमिकली एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन से भी हो सकता था, लाइट एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन और एसिड बेस रिएक्शन से भी हो रहा था। तो ये दोनों जो ड्यूल और ट्यूल की हो रहे हैं ना वो इसी रेजन मॉडिफाइड में आ जाते हैं। और रेजन मॉडिफाइड मतलब ये कि जो कन्वेंशनल जीआईसी है, जब आप इसमें रेजन ऐड करते हैं ना तो ये रेजन मॉडिफाइड जीआईसी बन जाता है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कुछ भी नहीं है कन्वेंशनल जीआईसी, मेटल मॉडिफाइड जीआईसी, रेजन मॉडिफाइड जीआईसी। कन्वेंशनल जीआईसी में अगर हम रेजन को ऐड करेंगे तो वो रेजन मॉडिफाइड जीआईसी हो जाएगा, और रेजन मॉडिफाइड जीआईसी में ये ड्यूल और ट्यूल क्योर आपको रेजन मॉडिफाइड जीआईसी में ही नजर आएगा, ठीक है। और मेटल मॉडिफाइड में क्या है, कैटेक सिल्वर और सरमेट। और ये क्या है मेटल मॉडिफाइड कन्वेंशनल जीआईसी में जब हम मेटल्स को ऐड करेंगे तो ये मेटल मॉडिफाइड जीआईसी हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम सरमेट और ये कैटेक सिल्वर कह रहे हैं, ठीक है बेटे। तो आई होप कि आपको साथ साथ याद हो रहा है। प्रेजेंटेशन फॉर्म देख लें बेटे, पाउडर लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है जीआईसी सीमेंट, ठीक है, कि हम उसको फिर मिक्स करते हैं पाउडर लिक्विड। जिस तरह से हम पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं, फिर एक किससे मिक्स करते हैं, प्लास्टिक स्पैचुला से मिक्स करते हैं, एक पेपर पैड पे हम मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक स्पैचुला से। तो ये पाउडर लिक्विड का तो इस तरह से है। और बाकी वाटर सेटेबल पाउडर जो है वो इस तरह से होता है कि, ठीक है बेटे, तो जो वाटर सेटेबल पाउडर है ना उसमें ड्राई पाउडर जो होता है पॉलीएक्रेलिक एसिड को पॉलीमर का वो ब्लेंड किया जाता है सीमेंट पॉलीमर से, ठीक है, जो सेम बोतल में होती है, ठीक है, और फिर उसको मिक्स किया जाता है रेगुलर वाटर के साथ। और कैप्सूल की फॉर्म में किस तरह आते होते हैं कि बोथ सीमेंट पाउडर और लिक्विड जो है वो कंटेन इन दी सेम कैप्सूल, एक ही कैप्सूल में दोनों होते हैं और सेपरेट होते हैं एक दूसरे से बाय डायफ्राम। मतलब ये एक कैप्सूल है, यहाँ पे आपको पाउडर फॉर्म मिलेगा और यहाँ पे आपको लिक्विड फॉर्म मिलेगा, और ये डायफ्राम है इनके दरमियान, ठीक है, एक ही कैप्सूल में। इस तरह से भी मिल सकते हैं। और टू पेज सिस्टम में मतलब रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस हुआ है सीमेंट ल्यूटिंग मटेरियल, तो उसमें क्या होता है इक्वल लेंथ जो है आप पेपर पेड पे निकालते हैं, ट्यूब्स में होती है, और दोनों ट्यूब्स को आप इक्वल लेंथ की निकालते हैं, उसको पेपर पेड पे मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ये देखिए ये वो कैप्सूल है जो मैं आपको बता रही हूँ कि पाउडर होगा एक तरफ और एक लिक्विड होगा, इन दोनों के अंदर एक डायफ्राम लगा होगा, ठीक है। और ये वो जो बॉटल्स का मैंने बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कॉम्पोजिशन देख लें, ठीक है बेटे। पाउडर में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आयन इचेबल ग्लास होता है, जो कि क्या होता है कैल्शियम फ्लोरो एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब उसमें जो है ऑल कंपोजिशन इंग्रेडिएंट कैल्शियम फ्लोराइड एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड सोडियम फ्लोराइड और ये सारे सब कुछ होते हैं। उनको जो है फ्यूज़ किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, आपने टेम्परेचर लाजमी याद रखना है, ठीक है। 1100 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे इसको जो है फ्यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर इनको इनकोट किया जाता है और फिर क्या किया जाता है ग्राइंड किया जाता है डिज़ायर पार्टिकल साइज में। मतलब अगर आपको ल्यूटिंग मटेरियल के लिए चाहिए तो आपने लेस देन 15 माइक्रोमीटर जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, उसके उतना पार्टिकल साइज आपने ग्राइंड करना है। अगर आपको जो है फिलिंग एस्थेटिक फिलिंग मटेरियल के लिए चाहिए तो 20 से 15 तक रख लें, और ठीक है। तो इस तरह से आपने उसको इसके ध्यान में रख के जो ग्राइंड करना है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जिस भी
हाँ, वर्क के लिए, तो उसी वर्क के रिलेटेड जो पार्टिकल साइज रिक्वायर्ड है उसी के आपने ग्राइंड करना है। अच्छा, रेडियो ओपेक ग्लास पार्टिकल भी डालते हैं इसी पाउडर में जो है ना, हम रेडियो ओपेक ग्लास पार्टिकल भी डालते हैं। अब आप बोलेंगे रेडियो ओपेक ग्लास पार्टिकल क्यों डालते हैं, और वो क्या बेटा वो रेडियो ओपेक ग्लास पार्टिकल बेरियम होता है और ये स्ट्रोंशियम होता है। अब ये क्या करता है, ये रिप्लेस कर देता है कैल्शियम को। जो कैल्शियम यहाँ पे है ना, कैल्शियम इसको रिप्लेस करता है। जो हम डालते हैं ना रेडियो ओपेसिटी डालने के लिए डालते हैं, और वो कौन से होते हैं, बेरियम और स्ट्रोंशियम, और ये क्या कर देते हैं, कैल्शियम को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और लिक्विड की कंपोजिशन देख लें। लिक्विड में क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पॉली एल्केनोइक एसिड कह लें। ठीक है, पॉली एल्केनोइक एसिड, और इसका जो कोपोलिमर है मैलिक और एडिकोनिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। कोपोलिमर जो है इसके सम टाइम जो एसिड होता है ना, वो प्रेजेंट होता है ड्राई पाउडर फॉर्म में। ठीक है, जिसको हम ब्लेंड कर सकते हैं सीमेंट पाउडर के साथ। ठीक है, और वाटर सेटेबल मटेरियल जो मैंने ऊपर आपको बताया ना, जो प्रेजेंटेशन फॉर्म थी, तो उसमें जो है आपको मैं ये कह रही हूँ कि जो पॉली एल्कोनोइक एसिड होता है, जो उसके कोपॉलीमर होते हैं, इनको ना ड्राई पाउडर में भी आ सकते हैं, जिसको हम सीमेंट पाउडर जो है ना, जो मैंने आपको ऊपर पाउडर की कंपोजिशन बताई, उसके साथ हम ब्लेंड कर देते हैं, और वो किस में आता है, वाटर सेटेबल मटेरियल में। और उसी लिक्विड में एक टार्टेरिक एसिड भी डलता है। अब आप बोलेंगे टार्टेरिक एसिड क्यों डलता है बेटे, ये इस वजह से डालते हैं ताकि जो पॉली एल्केनोइक एसिड की विस्कोसिटी है ना, उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, उसकी विस्कोसिटी को कम किया जा सके, और उसका जो सेटिंग टाइम है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि जो है इजीली हम काम कर सकें। ठीक है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है पॉलीएल्केनिक एसिड की, तो उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए हम टार्टेरिक एसिड डालते हैं लिक्विड कंपोजिशन पार्ट में। और साथ साथ ये जाहिर सी बात है, जब विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है, विस्कोसिटी कम होगी तो सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, विस्कोसिटी कम होना मतलब वो फ्लूइडिटी उसकी बढ़ जाएगी। फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो सेटिंग टाइम बढ़ेगा ना, थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल किया करें। ठीक है, एक चीज़ अगर आप याद रखें तो दूसरी चीज़ आपको खुद पता होनी चाहिए कि भैया अगर ये टार्टेरिक एसिड विस्कोसिटी को कम कर रहा है